दिल्ली में कोरोना संकट से निपटने के लिए गृह मंत्रालय में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें 20 जून से देश की राजधानी में रोजाना 18,000 टेस्ट करने का फैसला किया गया। दिल्ली में कोरोना की वजह से हालात विस्फोटक होने की कगार पर है, जिस पर काबू पाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सभी पार्टियों के साथ चर्चा की। क्या दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए किया जाना चाहिए, इस पर गहन मंथन यहाँ पर हुआ। तो आने वाले दिनों में तमाम राजनीतिक पार्टियों के भी सहयोग के साथ दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी। गृह मंत्रालय में हुई इस सर्वदलीय बैठक में दिल्ली की तीनों बड़ी पार्टियों के नेता शामिल हुए, जिनके सामने अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना को खत्म करने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होना होगा। साथ ही इस बैठक में कोरोना टेस्टिंग से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया। उन्होंने कहा 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 टेस्टिंग पर डे करने लगेंगे। बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीद जताई कि सबके साथ आने से हालात बेहतर होंगे। पॉजिटिविटी इससे आनी चाहिए और आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस अब भी कई मुद्दों पर केंद्र और दिल्ली सरकार से नाराज है। हमने कहा है कि क्या अमित शाह साहब आपका गृह मंत्रालय और आप जिम्मेवार नहीं है? क्या केजरीवाल साहब आप जिम्मेवार नहीं है? हालांकि बैठक खत्म होने के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी और एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभी लैब अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करें और अपनी कोरोना टेस्ट करने की क्षमता जल्द बढ़ाएं, क्योंकि केंद्र ने आदेश जारी किया है कि 20 जून से दिल्ली में रोजाना 18,000 टेस्ट किए जाएं। इस आदेश में दिल्ली की हर प्राइवेट लैब को रोजाना 24 से 48 टेस्ट के नतीजे देने को कहा गया। ये नहीं, दिल्ली सरकार ने यह भी आदेश दिया कि लैब में सभी सैंपल आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के हिसाब से लिए जाएंगे। फिलहाल दिल्ली में कोरोना सैंपल की जांच करने के लिए कुल 42 लैब हैं, जिनमें 18 सरकारी और 24 प्राइवेट लैब। कोरोना की रोकथाम पर सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल का अचानक दौरा किया, जिसके बाद इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई। इस दौरान अमित शाह ने अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों से सीधी बात की और जैसे ही अमित शाह दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचे, वहां हलचल मच गई। अस्पताल के बड़े अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने टेस्टिंग लैब और अलग अलग वार्डों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के मुख्य सचिव और एम्स के डायरेक्टर भी दिखे। अस्पताल में अमित शाह को कोरोना मरीजों के इलाज से जुड़ी सुविधाओं का ब्यौरा दिया गया। सारा अस्पताल का जो तैयारी है उसके बारे में पूछा कि कितने पेशेंट हमारे यहाँ पे भर्ती हैं, कितने पेशेंट्स का इलाज हो गया और क्या क्या सुविधाएं कोविड पेशेंट्स के लिए यहाँ पर हैं। कोरोना के मरीजों की अनदेखी को लेकर कई तरह के वीडियो वायरल हो चुके हैं। इसे ध्यान में रखकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कोरोना वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए एक और कैंटीन तैयार रखने को कहा, ताकि वहां के किसी कर्मचारी को बीमारी होने पर मरीजों को खाना मिलने में दिक्कत न हो। अस्पताल से निकलने के बाद अमित शाह ने संकट की इस घड़ी में दिन रात काम करने वाले कोरोना योद्धाओं को ट्वीट कर सलाम किया। लेकिन दिल्ली सरकार के अस्पताल में केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली सरकार पर हालात से निपटने में नाकाम होने का आरोप लगाया और अमित शाह के एलएनजेपी अस्पताल के दौरे के लिए उनकी सराहना की। हालांकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने इस वक्त सारे मतभेद भुलाकर हर दल से एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की अपील की, लेकिन उनके अस्पताल से बाहर निकलते ही ट्विटर पर बयानबाजी की होड़ लग गई। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधा, तो बीजेपी विधायक और विधानसभा में नेता रहे विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप जड़ा। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इन आरोपों को नकारा और दावा किया कि कोरोना से जंग में जो भी कमियां पाई जाएंगी, दिल्ली सरकार उन्हें दूर करेगी। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पैनी निगाह एक एक चीज के ऊपर बनाए हुए हैं। जहां भी कोई त्रुटियां, जहां भी कोई गलती मिल रही है, खामियां मिल रही हैं, उसको मुख्यमंत्री जी खुद से मॉनिटर कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बाद कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम होने का आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस ने भी सभी दलों से मतभेद भूलकर कोरोना से जंग में एकजुट होने की अपील की। कैसा दौर है जहां हमको राजनीति से उठकर जो भी हम सब मदद कर सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबको मिलकर लोगों की मदद करनी चाहिए।
मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा करीब 2.5 महीने बाद फिर से शुरू हो गई। हालांकि अभी केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और सरकारी कर्मचारियों के लिए ही लोकल ट्रेनें चलाई जा रही। लोकल ट्रेनों की शुरुआत से पहले मुंबई के स्टेशनों पर तैयारी पूरी की गई और उसके साथ ही करीब 2.5 महीने से सुनसान पड़ी पटरियों पर ट्रेनें दौड़ पड़ी। इससे पहले चर्चगेट स्टेशन पर ट्रेनों में सफर करने के लिए जो लोग पहुंचे उन सबकी स्क्रीनिंग की गई। फिर सभी लोगों से आईडी कार्ड और जरूरी पास मांगा गया। चर्चगेट स्टेशन की तरह बांद्रा स्टेशन पर भी इसी तरह की सख्ती देखने को मिली। ये सेवा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्टाफ के लिए है, ये आम जनता के लिए लोकल ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं। ट्रेनों के अंदर भी मास्क लगाए लोग एक दूसरे से काफी दूरी पर बैठे नजर आए। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और सरकारी कर्मचारियों ने लंबे वक्त बाद लोकल ट्रेनें शुरू होने पर खुशी जताई। राहत तो है, दो तरफ से जाने आने का जो तकलीफ था वो कम हो गया है। लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए एक दिन पहले रेलवे, बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद ही जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ट्रेनें चलाने पर सहमति बनी थी। रेलवे ने शर्तों के साथ मुंबई में लोकल ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी, जिसके बाद कोरोना प्रभावित मुंबई में जरूरी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए करीब 346 ट्रेनें शुरू हो गई। ये ट्रेनें सुबह 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक चलाई जा रही हैं। आम जनता के लिए इन ट्रेनों में सफर करने की इजाजत नहीं है और सरकारी कर्मचारी भी अपना आईडी कार्ड दिखाकर ही ट्रेनों में सफर कर सकते हैं। यह भी तय किया गया कि किसी भी स्टेशन के 150 मीटर के दायरे में कोई भी पार्किंग जोन नहीं बनाया जाएगा। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के बाद अफ्रीकी मूल के एक और अमेरिकी नागरिक की मौत के बाद हिंसा भड़क उठी। अटलांटा में रेशड ब्रुक्स नाम के इस आदमी को हाथापाई के दौरान पुलिस वाले ने गोली मार दी, जिसका वीडियो सामने आने के बाद वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। जिस रेस्टोरेंट के बाहर ये घटना हुई थी, लोगों ने उसे भी आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि रेशड ब्रुक्स नाम का यह आदमी एक रेस्टोरेंट के बाहर अपनी कार में सो रहा था। रेस्टोरेंट का रास्ता रोकने पर उसकी शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे वहां से हटने को कहा। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में ब्रुक्स ने पुलिस वालों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। झड़प के दौरान उसने एक पुलिस वाले की टेजर गन छीन ली और वहां से भागने लगा, लेकिन तभी एक दूसरे पुलिस वाले ने उस पर गोलियां चला दी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। इस घटना के बाद वहां लोगों का गुस्सा भड़क गया। गुस्साए लोगों ने आगजनी की और रास्ते पर जैम लगा दिया। कोरोना संकट के बीच देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। पिछले 9 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई लगातार बढ़ोतरी का असर आम आदमी पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से पहले से ही परेशान लोगों की मुश्किल बढ़ गई। पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों ने भी कीमत बढ़ने पर नाराजगी जताई। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उधर बिल बढ़ रहा है बिजली का, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को, रोजगार है नहीं। परेशान लोगों ने सरकार से तेल के दाम कम कर आम लोगों को राहत देने की भी अपील की। इस टाइम पर तो रेट कम होना चाहिए, बल्कि ना कि बढ़ने की बजाय थोड़ी बहुत राहत मिलती दिल्ली सरकार की तरफ से। अगर 10-15 रुपये और घट जाते इसमें। अनलॉक 1 लागू होने के बाद तेल की मांग बढ़ते ही कंपनियों ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी। दिल्ली में लगातार 9वें दिन की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 76 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत 74 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई। पिछले 9 दिनों के अंदर पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए की बढ़ोतरी, जबकि डीजल के दाम भी पिछले 9 दिनों में 4 रुपए 87 पैसे बढ़ गए। झारखंड की सीमा पर बिहार के नवादा जिले में बनाई जा रही एक सड़क पर हुए विवाद में 2 गांव के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि झारखंड के गांव के लोग खुद ही इस सड़क को बना रहे थे, जो बिहार के गांव से होकर गुजर रही थी, जिसका बिहार के गांव में रहने वाले लोगों ने विरोध किया और हंगामा बढ़ने पर सड़क बनाने पहुंचे लोगों पर पथराव कर दिया। इस पथराव में कई लोग बुरी तरह घायल भी हो गए। पथराव होते ही सड़क बनाने के काम में जुटे लोग पीछे हट गए, जिसके बाद कुछ लोगों ने बनाई जा रही सड़क भी खोद दी। हंगामे की जानकारी मिलते ही कई पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और लोगों को शांत करने की कोशिश की। इलाके के लोगों ने बताया कि सभी लोगों की सहमति के बाद ही सड़क बनाने का काम किया गया। हम लोग जब बनाना शुरू किए तो गोविंदपुर पंचायत की मुखिया अफरोजा खातून ने आकर वहां पर जो है अब बाधा पहुंचाई। लोगों के बीच तनाव बढ़ने पर पुलिस वालों ने एक बैठक कर सभी से विवाद को सुलझाने की अपील की और एहतियात बरतते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस के एक दिन में रिकॉर्ड 36 नए मामले सामने आने के बाद वहां कोरोना के दोबारा फैलने का खतरा खड़ा हो गया।
ये सभी मामले बीजिंग की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद मंडी को बंद कर दिया गया और वहां काम करने वाले और आसपास के करीब 10,000 लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया। इतना ही नहीं, 30 मई के बाद मंडी में गए हर शख्स का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जांच करने के लिए राजधानी बीजिंग में एक स्टेडियम को ही सेंटर बना दिया गया, जहां लोगों की लंबी कतारें दिखी। अपनी सुरक्षा के लिए पीपीई किट पहने स्वास्थ्यकर्मी तख्तियां और पर्चे थामकर लोगों को दिशा निर्देश देते नजर आए। टेस्ट कराने पहुंचे लोगों को मास्क भी दिए गए। राजधानी बीजिंग में कोरोना के नए मरीजों ने वहां प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं और मंडी के आसपास के 11 इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। यूपी पुलिस की सख्ती की वजह से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कई लोग घंटों जैम में फंसे रहे। 2 दिन पहले तक यूपी पुलिस केवल नोएडा और गाजियाबाद में दाखिल होने वालों से ही पास मांग रही थी। लेकिन गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के आदेश के बाद दिल्ली की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए भी सरकारी पास जरूरी कर दिया गया, जिससे दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। डीएनडी फ्लाईवे और गौतम बुद्ध मूर्ति के पास दिल्ली जाने वाली लेन में गाड़ियों की 1 किलोमीटर से लंबी कतार नजर आई। पहले जो लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली जाते थे, उनसे यूपी पुलिस पास नहीं मांगती थी, मगर कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से पुलिस ने बॉर्डर पर सख्ती की, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। जो लोग दिल्ली जा रहे हैं उनसे लगातार पास चेक किया जा रहा है। जो लोग दिल्ली से नोएडा में दाखिल होना चाह रहे हैं उनका भी पास चेक किया जा रहा है। पहले लोग इसलिए परेशान थे क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए थे। 1 हफ्ते पहले दिल्ली के बॉर्डर खुले तो यूपी पुलिस ने दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी। यानी जो काम पहले दिल्ली पुलिस कर रही थी, वो अब यूपी पुलिस ने शुरू कर दिया। आपके पास पास है? नहीं है। नहीं है। कहाँ जाना है आपको? अलीगढ़ से आए, लक्ष्मी नगर जाना। कितने देर तक जाम में फंसे थे? 1 घंटा हो गया। नोएडा के बॉर्डर लंबे वक्त से सील हैं और केवल सरकारी पास वाली गाड़ियों को ही बॉर्डर पार करने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन कोरोना संकट के बीच ऐसा पहली बार हुआ है जब यूपी पुलिस ने दिल्ली की तरफ जाने वाले लोगों के लिए भी पास जरूरी कर दिया। बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती से नोएडा में दाखिल होने वाले लोगों की परेशानी भी बढ़ गई, क्योंकि पहले दिल्ली सरकार की तरफ से जारी पास को भी पुलिस मान लेती थी, लेकिन नए आदेश के बाद केवल गौतम बुद्ध नगर प्रशासन की तरफ से जारी पास को ही बॉर्डर पार करने के लिए जरूरी माना जा रहा है। साथ ही कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से यूपी से दिल्ली जाने वाले लोगों की जांच भी तेज कर दी गई। कालिंदी कुंज, डीएनडी फ्लाईवे, गाजीपुर बॉर्डर और नोएडा बॉर्डर पर दोनों ओर की लेन में यूपी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सख्ती बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर में कोरोना के खतरे को देखते हुए घंटे के साथ सेंसर लगा दिए। अनलॉक 1 में देश भर में मंदिर तो खुल गए हैं, लेकिन वहां लगे घंटों को बजाने पर रोक है। ऐसे में मंदिरों में या तो घंटे कपड़े से ढक दिए गए हैं या फिर हटा लिए गए। लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में ऐसा तोड़ो निकाला गया कि नियम भी नहीं टूटा और मंदिर में घंटे की गूंज भी सुनाई दी गई। मंदिर में आए एक श्रद्धालु ने बस घंटे की तरफ हाथ उठाया और बिना छुए ही घंटा बजने लगा। असल में घंटे को बजाने का कमाल दिखाया उसके पास लगे सेंसर ने। सेंसर के पास हाथ ले जाने पर वो एक्टिवेट हो गया और घंटे से बंधी रस्सी पर लगा लीवर उसे खींचने लगा। बिना छुए सेंसर जो अंदर लगा हुआ है उससे बचती है। नई टेक्नोलॉजी देखने मिली है। घंटे के सेंसर को बनाने वाले नाहरू खान ने बताया कि जब धार्मिक स्थल खुले तो मस्जिदों से अजान तो सुनने को मिली, लेकिन मंदिरों से घंटों की आवाज सुनाई नहीं दी। ऐसे में उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में घंटा बजाने के लिए सेंसर बनाने का फैसला किया। खरीद फरोख्त की आशंका से जयपुर के होटल में ठहराए गए कांग्रेस के विधायकों के मनोरंजन का खास इंतजाम किया गया। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए उसके विधायकों को तोड़ सकती, इसीलिए पार्टी के सभी विधायक एक होटल में रुके हुए हैं, जहां उनके मनोरंजन के लिए खेल कूद और गीत संगीत के कार्यक्रम की व्यवस्था की गई। होटल में रुके विधायकों के फुटबॉल खेलने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फुटबॉल को किक मारते नजर आए। ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि इस आलीशान होटल में विधायकों की सुख सुविधा की बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कुछ तस्वीरों में विधायक साइकिल चलाते दिखे तो कुछ तस्वीरों में वो साथ बैठकर सुबह की चाय पीते नजर आए। विधायकों की बोरियत दूर करने के लिए होटल में गीत संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें एक विधायक गीत गुनगुनाते भी दिखा। तुझे मालूम नहीं मैं अभी तक हूँ और तू जवान, कुर्बान मेरी जान
ए मेरी जोहरा जबी, लेकिन मौसम नहीं। एक और कांग्रेस राजस्थान में अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की सहयोगी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को भी विधायकों में टूट का डर सताने लगा है, क्योंकि खुद हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत पर आरोप लगाया कि वो उनके विधायकों को लालच देकर अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, अपने विधायकों की एकजुटता दिखाने के लिए उन्होंने जयपुर में एक बैठक भी की। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के घर पर हुई, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने जो बयान चलवाया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक उनके संपर्क में, ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। निश्चित रूप से मेरे विधायक अनुसूचित जाति से जरूर आते हैं, लेकिन वो किसी दबाव में काम नहीं करते। 302 के मुकदमे भी इन पर दर्ज किए गए। इनको लालच देने का प्रयास भी किया, लेकिन इन्होंने उनको लौटा दिया, भगा दिया यहाँ से। लेकिन कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल के आरोपों को गलत ठहराया और राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए अपने पास बहुमत होने का दावा किया। हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे तो 125 है और संख्या चाहिए हमको 102, तो वो कौन उनको बात करेगा? हमें ना तो उनका पता मालूम है, ना ठिकाना मालूम है। महाराष्ट्र के जलगांव में एक अस्पताल में बारिश का पानी भरने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गईं। एक दिन पहले महाराष्ट्र के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिसका असर जलगांव के एक अस्पताल पर भी पड़ा। भारी बारिश के बाद अस्पताल के एक वार्ड में घुटनों तक पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि वार्ड में रखी पानी की बोतलें, टब और दूसरी चीजें तैरती दिखाई दी। इतना ही नहीं, मरीजों के साथ आए लोगों ने बताया कि बारिश के पानी के साथ कीड़े मकोड़े भी वार्ड में घुस आए। पानी की वजह से सब इधर उधर भाग रहे थे और पानी के अंदर सांप भी आ रहे थे। जिस वक्त अस्पताल के वार्ड में पानी भरा, वहाँ 8 मरीज भर्ती थे, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल की पहली मंजिल पर शिफ्ट किया गया। भारत के कड़े ऐतराज के बाद पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के उन 2 अधिकारियों को छोड़ दिया जिन्हें सुबह के वक्त गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी एक गाड़ी से एयरपोर्ट जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते से ही दोनों अधिकारी गाड़ी समेत लापता हो गए, जिसके बाद दोनों अधिकारियों से संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से दोनों की गिरफ्तारी की खबर आई। पाकिस्तानी मीडिया में एक सड़क हादसे में दोनों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के सामने भी इस मामले को उठाया और दोनों अधिकारियों के लापता होने पर कड़ी आपत्ति जताई। इस्लामाबाद में 2 अधिकारियों के लापता होने के बाद भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया, जिसके बाद पाकिस्तान के उच्चायुक्त विदेश मंत्रालय पहुंचे, जहां भारत ने दोनों अधिकारियों के लापता होने पर कड़ी आपत्ति जताई। करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात में भारत ने अपने अधिकारियों की जानकारी मांगी और उन्हें जल्द भारतीय उच्चायोग में भेजने को कहा। साथ ही पाकिस्तान को दोनों अधिकारियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। तब जाकर देर शाम उनकी रिहाई हुई।